अगर आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं और आपने बीएड किया हुआ है तो ये सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाली है। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स की, जो कि अनिवार्य रूप से 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है उन साथियों के लिए जिन्होंने बीएड किया हुआ है। और अगर आप मेरे चैनल के व्यूवर्स हों तो आपको पता होगा कि इसी चैनल पे हम लोगों ने ऑलरेडी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं जो एनआईएस ने अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछा है लॉन्ग फॉर्म के, वो सारे ही कर लिए हैं। और शॉर्ट फॉर्म के जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको शॉर्ट्स वाले सेक्शन में प्रोवाइड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। आज के सेशन की बात करेंगे तो आज के इस सेशन में हम वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारा पेपर 4 है अंग्रेजी भाषा शिक्षण शास्त्र का। और इससे पहले हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण शास्त्र के लिए जितने भी एमसीक्यू बनते थे वो कर लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर का एमसीक्यू आएगा। तो वो मैंने आपको 3 क्लासेस में प्रोवाइड कर दिए। लगभग 110 प्रश्न हैं एमसीक्यू के। आपने अगर नहीं देखा होगा तो इसी क्लास के जस्ट नीचे मैं आपको चैट पिन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि चैप्टर नंबर 1 का ही है। व्हाट इज़ द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रिकमेंडेड बाय एनईपी 2020? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो त्रिभाषा सूत्र है जो एनईपी 2020 ने, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने रिकमेंड की है, वो क्या है। चलिए पढ़ते हैं आंसर। द 3 लैंग्वेज फार्मूला सजेस्टेड स्टूडेंट लर्न 3 लैंग्वेजेज। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो स्टूडेंट्स को 3 भाषा सूत्र पढ़ने की बात करता है, यानी कि 3 लैंग्वेज पढ़ने की बात करता है। देयर मदर टंग, यानी कि उनकी जो मातृभाषा है वो, और रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। लैंग्वेज फॉर कल्चरल ग्राउंडिंग, यानी कि आपकी सांस्कृतिक भाषा के लिए जो भाषा, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के लिए जो भाषा चाहिए वो भाषा। और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लाइक हिंदी और नेशनल इंटीग्रेशन, या एक आधुनिक भाषा जैसे कि हिंदी या राष्ट्रीय भाषा के तौर पे। एंड इंग्लिश आर अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, या अंग्रेजी या फिर कोई भी अन्य फॉरेन लैंग्वेज यानी कि विदेशी भाषा, ताकि आपको जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं, ग्लोबल जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके लिए। तो इसको हम समझेंगे कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आपको पढ़ने की बात क्यों कही गई है एनईपी में। तो एनईपी कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, या 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। पहला तो उसकी मातृभाषा या उसकी क्षेत्रीय भाषा। दूसरा है जो क्लास में आके वो अधिगम करके सीख सके, जिसको आप नेशनल लैंग्वेज के तौर पे यूज कर सकते हैं, यानी कि अपने पूरे प्रदेश में, अपने देश में यूज कर सकते हैं। और तीसरी जो भाषा है वो फॉरेन लैंग्वेज है, इंग्लिश होनी चाहिए, जिससे बच्चा कोई भी अपॉर्चुनिटी है जो इंटरनेशनल है उसको मिस ना कर सके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, मेरे यहाँ आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है। किस किस के यहाँ बारिश हुई है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन द टर्म बायलैंग्वेज एंड मल्टीलैंग्वेज में कह रहा है कि आपको बताना है कि द्विभाषी और बहुभाषी शब्द को आपको डिफाइन करना है। तो चलिए देखते हैं। बायलैंग्वेज इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्पीक, रीड एंड राइट इन एटलीस्ट 2 लैंग्वेज। देखिए, जो द्विभाषा होती है वह एक ऐसी क्षमता है जब कोई व्यक्ति 2 भाषाओं में बोल सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, यानी कि कम से कम किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थी को 2 भाषाएं आती हैं, वो दोनों भाषाओं में पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो बायलिंग्विस्टिक है, यानी कि वह द्विभाषीय है। बात करते हैं मल्टीलिंग्विज्म की। तो मल्टीलिंग्विज्म refers to being dexterous in more than 2 languages, often acquired naturally through social and cultural interaction। और मल्टीलिंग्विज्म ये कहता है कि जो बहुभाषी व्यक्ति है वह अपने परिवेश से भाषा अर्जन करता है, जो एक प्राकृतिक भाषा अर्जन कर लेता है अपने सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से या सामाजिक अंतःक्रिया से। जिसको 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं उनको हम बहुभाषीय कहते हैं।
व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। आपसे पूछ रहा है कि ट्रांस लैंग्वेजिंग एक बहुभाषीय कक्षा में क्या होता है। तो देखिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग का जो मतलब होता है कि लचीला बहुभाषा विद जो होता है या बहुभाषी कक्षा हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि जहाँ पे भी आप बहुभाषा रखते हैं या बहुभाषी हैं, वहाँ पे लचीलापन रखें, तो उसको हम ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। चलिए समझते हैं। ट्रांस लैंग्वेजिंग इज अ टीचिंग स्ट्रेटजी that encourage the flexible use of different languages rather than keeping them separate। देखिए, ट्रांस लैंग्वेजिंग एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है, एक पढ़ाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप फ्लेक्सिबल होकर अलग अलग तरीके के लैंग्वेज को, भाषाओं का प्रयोग करते हैं, न कि उनको अलग रखते हैं। यानी कि जब आप सभी भाषाओं को एक साथ प्रयोग करके अपनी कक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देते हैं, न कि उनको सेपरेट करते हैं, उसको हम ट्रांस लैंग्वेज में कहते हैं। It helps children to connect new knowledge with their previous lived and experience and makes learning more inclusive। ये क्या करता है कि जो बच्चे हैं उनको अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने में, अपने नए जीवन से जोड़ने में, अपने अनुभव से जोड़ने में मदद करता है और उनके अधिगम को क्या बनाता है, इंक्लूसिव, यानी कि एकीकृत बनाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब यही है कि जब आप बहुभाषीय कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उन सारी भाषाओं को का प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके एकीकृत करके पढ़ाते हैं, ना कि उनको अलग रखते हैं। और इस तरीके से बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को इन नई भाषाओं, नई संस्कृतियों से जोड़ता है और जोड़ के अपने अनुभवों को नए ज्ञान से जोड़ के एकीकृत करके सीखता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। वाई डज NEP 2020 emphasize टीचिंग इन द होम लैंग्वेज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होम लैंग्वेज यानी कि जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, मदर टंग है, उसको क्यों बहुत बढ़ावा दे रहा है। आइए देखते हैं। NEP 2020 emphasizes the home language because children learn concepts most rapidly and deeply in a familiar tongue. It is the transition from home to school and builds stronger relationship and cognitive foundations। देखिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पता होगा इसका आंसर कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो मातृभाषा को क्यों बढ़ावा देती है। तो आपको पता है कि बच्चा फेमिलियर है, बच्चा सहज महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए NEP कहती है कि प्राथमिक कक्षाओं में आप जो मदर टंग है उसका प्रयोग करिए। चलिए देख लेते हैं कि NEP 2020 emphasize at home language because children learns concept most rapidly and deeply in the familiar tongue। देखिए, बिल्कुल अभी मैंने यही बात बताई कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति है, जो शिक्षा नीति है 2020, वो होम टंग का या होम लैंग्वेज का इसलिए उसका क्या बोलते हैं साथ देती है या इसका उसकी वकालत करती है कि जो बच्चा है वो अपनी भाषा में कोई भी कॉन्सेप्ट को आसानी से और तेज़ी से सीख लेता है क्योंकि वह उस भाषा से परिचित है। इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल एंड बिल्ड्स स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड कॉग्निटिव फाउंडेशन। ये क्या करता है कि बच्चे को घर से स्कूल तक ले आने का काम करता है, यानी कि बच्चा जब तक सहज और सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, लैंग्वेज अगर ऐसी होगी स्कूल की जिसमें वो बोल नहीं पाएगा, अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करता है, ये आसान करता है बच्चे को घर से स्कूल तक लाने में, एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिल्ड करने में, उसके कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक फाउंडेशन है उसको तैयार करने में। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो होम टंग है उसमें बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है बच्चों को, और वो सहज महसूस करते हैं पढ़ने के टाइम। अब देखिए, चैप्टर 1 के 3 क्वेश्चन थे जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने आप लोगों के लिए लिया है। और उसके अलावा जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें 70 to 80 वर्ड्स लिखने हैं आपको 2 नंबर के लिए, वो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डिस्कस द कॉग्निटिव एंड कल्चरल बेनिफिट ऑफ प्रमोटिंग मल्टीलैंग्वेज इन स्कूल। कह रहा है कि संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक बेनिफिट यानी कि लाभ आपको बताने हैं अगर आप अपनी स्कूल में बहुभाषावाद को बढ़ाते हैं। यानी कि क्या बहुभाषावाद को अपने स्कूलों में बढ़ाने से क्या आपको कल्चर यानी कि सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक लाभ हैं, ये बताइए। चलिए बताते हैं आंसर। मल्टीलिंग्विज्म सिग्निफिकेंटली बूस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय इन्हेंसिंग मेमोरी। जो हमारी जो बहुभाषाविद है या बहुभाषा है, वह महत्वपूर्ण रूप से हमारे कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक डेवलपमेंट को विकसित करती है।
हमारे जो मेमोरी है उसको भी इन्हेंस करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो हमारी समस्या समाधान करने का कौशल है उसको विकसित करती है। एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग, और हमारे थिंकिंग को लचीलादार बनाती है, लचीली बनाती है। इट टीचेस चिल्ड्रन द स्किल ऑफ मल्टीटास्किंग एज दे स्विच बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक सिस्टम, और ये किसी भी विद्यार्थी को मल्टीटास्कर बनाती है कि बच्चा एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर सके। कल्चरली इट फोस्टर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी एज मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव टू डिफरेंसेस। कह रहा है कि ये बच्चे को क्या बनाती है, एम्पैथेटिक बनाती है, यानी कि बच्चा संवेदनशील बनता है, ये दूसरों की सभ्यताओं की रिस्पेक्ट करता है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इनके अंदर डेवलप्ड होती है, और ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। ठीक है। व्हेन स्कूल वैल्यू होम लैंग्वेजेस, चिल्ड्रन फील रिस्पेक्टेड एंड मोर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू देयर कम्युनिटी आइडेंटिटी लीडिंग टू इम्प्रूव्ड सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। जब बच्चा अपने घर की लैंग्वेज के साथ स्कूल में आता है और स्कूल में उसकी लैंग्वेज को सम्मान दिया जाता है, तो बच्चे को उसकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसमें उसको रिस्पेक्ट की भावना आती है, वो इम्प्रूव करता है अपने जो सोशल और इमोशनल ग्रोथ है उसको। तो आप कह सकते हैं कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, बच्चे की भाषा में अगर या मल्टीलिंग्विज्म कोई बच्चा है तो इस तरीके से आप अपने स्कूल में ऐसा माहौल करके बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। What are the common challenges teacher faces in multilingual classroom and what are the solution? कह रहा है कि जो आम चुनौतियां हैं एक टीचर फेस करता है अपनी बहुभाषीय कक्षा में, वो क्या हैं और क्या उसका समाधान हो सकता है। तो सीधे सीधा आप ये समझिए कि भारत जैसे विविधता वाले देश में अगर एक कक्षा बहुभाषाविद है या बहुभाषीय है, तो उस कक्षा में बीइंग अ टीचर आप कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, टीचर ऑफन फेस अ लैक ऑफ मटेरियल इन लोकल डायलेक्ट्स एंड प्रेशर टू यूज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश। कह रहा है कि जो शिक्षक हैं वो हमेशा टीचिंग मटेरियल की कमी को फेस करते हैं, और जो डायलेक्ट है यानी कि जो लोकल भाषा है उसको नहीं यूज करना है, या उन पे प्रेशर पड़ता है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी और इंग्लिश हो गया इन्हीं को यूज करें। एडिशनली अ टीचर में नॉट नो ऑल लैंग्वेजेस स्पोकन बाय देयर स्टूडेंट, और साथ ही साथ एक जो शिक्षक है वह सारी भाषाओं को नहीं जानता जो उसके कक्षा में सारे विद्यार्थी बोल रहे होते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि सोल्यूशन इंक्लूड इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी टू कलेक्ट लोकल स्टोरी एंड सॉन्ग एंड यूजिंग ट्रांस लैंग्वेजिंग एज अ ब्रिज टू ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जो समुदाय है उससे हम जो सामुदायिक स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, गीत हैं, उसका हम प्रयोग करें, अपनी बहुभाषी कक्षा को क्या करें, फ्लैक्सिबल बनाएं, और ताकि वो जो लोकल लैंग्वेज है वो एक ब्रिज का काम कर सके ऑफिशियल लैंग्वेज तक पहुंचने में। टीचर्स कैन आल्सो यूज गेस्चर, विजुअल्स एंड पीयर सपोर्ट बाय पेयरिंग स्टूडेंट हु स्पीक द सेम लैंग्वेज टू ऐड कम्युनिकेशन। और जो शिक्षक हैं वह विजुअल, पीयर सपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं अपने उन स्टूडेंट के साथ जिन्होंने ये सारी लैंग्वेज जान रखी है, यानी कि जिनको भी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज पता है। उस विद्यार्थियों के साथ सहयोग की भावना से ये पीयर लर्निंग करके वो कम्युनिकेशन करके अपनी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यानी कि TPR एंड लैंग्वेज कॉर्नर्स सर्व एज क्लासरूम्स रिसोर्सेज। तो बताइए TPR क्या होता है। आपको पता है कि TPR मतलब होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जहाँ आप समग्र रूप से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पढ़ाते वक्त। यानी कि जब आप पढ़ाते हैं तो आपके जो जितने ज़्यादा इंद्रियां हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं, तब हम उस केस में कहते हैं कि आप TPR यानी कि समग्र जो आपका फिजिकल रिस्पॉन्स है आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यूज फिजिकल मूवमेंट टू अलाइन विथ वर्बल कमांड सच एज सिट और जंप इन बोथ होम एंड स्कूल लैंग्वेज। कह रहा है कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप जो वर्बल कमांड्स हैं यानी कि बात जो आप बोल रहे हैं उनके साथ साथ अपने शारीरिक गतिविधि का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि सिट और आप बैठते हैं कुर्सी पे,
इट मीन्स कि वहाँ पे आप टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो टीपीआर का मतलब यही होता है कि जब आप पढ़ाते वक्त यानी कि वर्बल कमांड्स के साथ साथ फिजिकली एक्टिवेट हों तो उसको हम क्या कहते हैं, टीपीआर कहते हैं। जैसे आपने बच्चों को सिखाया कि सिट मतलब बैठना होता है और अब बैठ के दिखाएं, जंप मतलब दौड़ना होता, कूदना होता है और आप कूद के दिखाएं। और बच्चों को होम लैंग्वेज में और अपने स्कूल की लैंग्वेज में दोनों में सिखाएं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, टीपीआर का प्रयोग कर रहे हैं। दिस हेल्प स्टूडेंट पार्टिसिपेट विदाउट फियर एंड कनेक्ट वर्ड टू एक्शन। इस तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बिना डर के और वर्ड से एक्शन को भी सीखते हैं। लैंग्वेज कॉर्नर्स आर डेडिकेटेड स्पेस फीचरिंग बुक्स, चार्ट्स एंड वर्ड्स वॉल इन मल्टीपल लैंग्वेज। जो आपका लैंग्वेज कॉर्नर है यानी कि स्कूल में जो आप लर्निंग कॉर्नर बनाते हैं उसमें आप अलग अलग तरीके की बुक रखें, किताबें रखें। आप अपने वाल पे अलग अलग तरीके के वर्ड्स रखें मल्टीपल लैंग्वेज में, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज में रखें। तो इस तरीके से क्या होता है, हालांकि छवि में पार्ट कटा हुआ है फिर भी क्या बोलते हैं, हालांकि जो आपका भाषा कॉर्नर है वो आमतौर पे आपके स्कूल की भाषा में ही होती है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं कि एक ऐसा स्थान ज़रूर रखिए जहाँ पे मल्टीलिंगुअल वर्ड्स हों, पोस्टर हों और बच्चे बार बार देखें। तो क्या क्या होता है कि दिस कॉर्नर अलाउ डिफरेंट लैंग्वेज टू फ्लोरिश साइमल्टेनियसली। इस तरीके से वो जो कॉर्नर है, वो जो कोना है, बच्चों में अलग अलग तरीके के लैंग्वेज को एक साथ विकसित करने का काम करता है। हेल्पिंग चिल्ड्रन एसोसिएट देयर होम लैंग्वेज विथ स्कूल लर्निंग एंड मेकिंग द एनवायरनमेंट मोर इंक्लूसिव। और ये क्या करता है कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने घर की भाषा के साथ साथ स्कूल की भाषा भी सीखने में एफर्ट लगाते हैं और आराम से वो एकीकृत करके इस एनवायरनमेंट में, ऐसे परिवेश में सीख जाते हैं। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि टीपीआर जो है उसका हम लैंग्वेज कॉर्नर में कैसे प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम चैप्टर 2 और इस सबसे पहले चैप्टर 2 का पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या कह रहा है पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो बताएंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन अकर स्पॉन्टेनियसली नेचुरली इन चाइल्डहुड थ्रू द इमीडिएट इन्वायरमेंट। आपको मैंने बताया है कि लैंग्वेज 1 जो कि मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है या होम टंग है या रीजनल टंग है, आप कह सकते हैं उसको। मैंने आपको हिंदी भाषा की क्लास में भी पढ़ाया था कि जो मदर टंग है वो एक्वायर्ड है, भाषा अर्जन है। और भाषा अर्जन हमेशा क्या होती है, नेचुरली होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, सहज प्रक्रिया होती है, बिना एफर्ट के होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है। उसके लिए आपको किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं है, कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है, क्रमबद्धता की ज़रूरत नहीं है, नियम की ज़रूरत नहीं है। ये सहज तरीके से अपने आप अपने परिवेश में आते ही बच्चा सीख जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक लैंग्वेज सीखने का यंत्र होता है अकॉर्डिंग टू नाम चॉम्स्की, जिसको LAD लैड कहा जाता है। और जैसे ही बच्चा अपने परिवेश में आता है वह अपने परिवेश में देख के ही सीख जाता है, अर्जन कर लेता है भाषा को, ठीक है। तो ये हो गया लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 2 क्या होता है, देखिए। लैंग्वेज 2 सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन्वॉल्व्स डेलिब्रेट कॉन्शियस एफर्ट्स ऑफन इम्प्लिकेटेड बाय फॉर्मल एजुकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड इंडिविजुअल मोटिवेशन। और जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वह, देखिए, सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर तो नहीं होता, फिर भी अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ दूसरी भाषा आप अपने आप सीख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको फॉर्मली एजुकेट होना पड़ता है, आपको किसी शिक्षक, किसी साथी, किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। और अपने आप को मोटिवेट करके भी आप सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आप सहज तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ सेकेंड लैंग्वेज भी एक्विजिशन है, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज का भी भाषा अर्जन ही हो रहा है, आप सीख नहीं रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग नहीं हो रही है, अधिगम नहीं हो रहा है कि आप विद्यालय में जा रहे हैं और आपको सेकेंड लैंग्वेज सिखाई जा रही है। सपोज करिए कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं और वहाँ की जो भी भाषा है आपको पहले से आती है, और किसी कारणवश या आपके पिता का ट्रांसफ़र अगर साउथ इंडिया के किसी प्रदेश में हो गया और आप वहाँ जाते हैं, वहाँ के दोस्तों के साथ रह रह के आपने उनकी भाषा सीख ली, तो वो भी भाषा अर्जन है, ना कि भाषा अधिगम है, क्योंकि आपने उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई नियम, कोई व्याकरण नहीं सीखे हैं।
तो वो परिवेश से आपने सीख लिया है, तो वो भी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन सिर्फ एक लैंग्वेज का होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन कई सारे लैंग्वेज का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिफाइन बिक्स एंड कैल्प इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। आपको बताना है कि बिक्स और कैल्प को बताइए लैंग्वेज के परिप्रेक्ष्य में, यानी भाषा अधिगम में बिक्स और कैल्प किसे कहते हैं। तो आपको ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ कराया, उसमें बताया था कि जो बिक्स होता है यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल या कम्युनिकेटिव स्किल, और कैल्प जो होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये दोनों चीज़ें आपको बता चुकी हूँ मैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल एक्यूपाइज लर्नर फॉर एवरीडे सोशल कन्वर्जेशंस लाइक ग्रीटिंग। जो बेसिक हमारा बिक्स है वो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल है, जैसे कि हम रोज़मर्रा के जीवन में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन भी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करने के लिए, उनको हम बिक्स कहते हैं। जैसे कि हम सुबह में अपने दोस्तों से मिले तो गुड मॉर्निंग बोलें, बच्चे आपके आए कक्षा में और आपको गुड मॉर्निंग बोले, जाते वक्त गुड बाय बोलें, तो ये सब क्या है, बिक्स है। जबकि जो कैल्प होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इनेबल देम टू हैंडल डिमांडिंग एकेडमिक टास्क। तो बच्चों को बताते हैं कि आपको एकेडमिक टास्क करना है तो उसके लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, सच एज एनालाइजिंग टेक्स्ट एंड कंस्ट्रक्टिंग लॉजिकल आर्गूमेंट, कि कैसे आप टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट हैं, जो भाषा है, जो अक्षर हैं, उसको आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे आप लॉजिकल आर्गूमेंट कर सकते हैं, यानी कि किस भाषा में आप लॉजिकल आर्गूमेंट कर सकते हैं, एकेडमिक टास्क कर सकते हैं, किसी एकेडमिक पर्सन से बात कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कैल्प का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों से बात करते हैं कि हेलो हाय कैसे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, लेकिन अगर आपको अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना होगा जो कोई अधिकारी होगा, आपकी कक्षाओं में निरीक्षण करने कोई अधिकारी आया, तो आप उससे नहीं पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आप उसे बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे। या अगर आप कोई लेटर राइटिंग कर रहे हैं ऑफिशियल, तो भी आप कैल्प का यूज करेंगे, ना कि बिक्स का। अपने दोस्तों से आप जैसे बात करेंगे, आप वैसी बातें अपने पिताजी से नहीं कर सकते हैं कि क्या यार तुम कैसे हो, आप अपने पिता से ऐसे नहीं बात करेंगे कि क्या यार तुम कैसे हो, आप बिल्कुल फॉर्मली बात करेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि जो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल है वो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में बात करने के लिए यूज करते हैं, और जो कैल्प है वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। मदर टंग का प्रयोग या मदर टंग का क्या रोल है जब आप सेकंड लैंग्वेज पढ़ाते हैं। बताइएगा कि सेकंड लैंग्वेज जब दूसरी भाषा पढ़ा रहे हैं, आप द्वितीय भाषा पढ़ा रहे हैं, तो उसमें मातृभाषा का क्या प्रयोग है या क्या उपयोग है, क्या रोल है, वो बताएंगे। द मदर टंग सर्व्स अ ब्रिज फॉर लर्निंग एडिशनल लैंग्वेज। देखिए कोई भी भाषा है, कोई भी मातृभाषा है, वो दूसरी भाषा को सीखने के लिए एक सेतु का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। मान लीजिए कि अगर मैं आपको ये इंग्लिश की क्लास पढ़ा रही हूँ, तो ये इंग्लिश मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं दूसरी लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं, लाइक हिंदी। या अगर मैं भोजपुरी में पढ़ा सकती हूँ, अवधी में पढ़ा सकती हूँ, जो भी लैंग्वेज नोन है आपके, तो जिस भी भाषा का प्रयोग करके आप दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, तो वो आपके लिए फर्स्ट लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो चूँकि हम लोग यहाँ पे मदर टंग के जगह पे हिंदी भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषी होने के लिए हिंदी भाषी हैं, तो इंग्लिश को पढ़ते वक्त हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी क्या है, इंग्लिश को पढ़ाने का एक ब्रिज है। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा दूँ तो आपको आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इंग्लिश को पढ़ने के लिए इंग्लिश में हिंदी की आवश्यकता है। अगर मुझे आपको बताना है कि मदर टंग, तो मदर टंग को क्या कहते हैं, सिर्फ आप मदर टंग करके नहीं समझ सकते हैं कि मदर टंग क्या होता है। जब तक आपको उसकी हिंदी नहीं पता है कि मदर टंग मतलब मातृभाषा है, तब तक आप उसको इंग्लिश में भी नहीं सीख पाएंगे। तो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए दूसरी लैंग्वेज जो आप पहले से जानते हैं वो एक ब्रिज का काम करती है। फ्लुएंसी इन L1 इंस्पायर एंड इंकरेज L2 लर्निंग। जो आपकी लैंग्वेज 1 है उसकी फ्लुएंसी इंस्पायर करती है और इनकरेज करती है आपके सेकंड लैंग्वेज को सीखने के लिए। एज चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन न्यू मटेरियल कनेक्टेड टू देयर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। और आपको पता ही है कि जो बच्चे हैं अपने पुराने ज्ञान का या पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके आगे की या नए ज्ञान को सीखने के लिए
कनेक्ट करके सीखने का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान को सीखने के लिए हमारा पुराना ज्ञान और हमारा अनुभव बहुत ही ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। बताइएगा कि लर्निंग आउटकम क्या है। चलिए देखते हैं। लर्निंग आउटकम आर स्पेसिफिक quantifiable statement used by facilitator to check learners understanding of specific task after instruction। देखिए, लर्निंग आउटकम यानी हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम। तो देख लेते हैं कि जब आप कोई विशिष्ट कार्य करते हैं या विशिष्ट योजना बना के पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि आपने क्या पढ़ाया और उस उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई है, उस इंस्ट्रक्शन को बच्चे ने कहाँ तक फॉलो किया है, तो आप कहते हैं इसको लर्निंग आउटकम। दे प्रोवाइड क्लैरिटी एंड डायरेक्शन फॉर टीचिंग एंड असेसमेंट। ये क्या करता है, हमारे टीचिंग और हमारे आकलन को एक क्लैरिटी प्रदान करता है, एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। इंश्योरिंग पर्पसफुल गोल ओरिएंटेड लर्निंग, और हमें बताता है कि जो हमारे पढ़ाने का उद्देश्य है, जो उसका एम है वो क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि लर्निंग आउटकम क्या है। अब एकदम सहज शब्दों में कहें कि आपने जो भी पढ़ाया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो भी आपने सेट किया होगा गोल, उसी को हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। जैसे आपने अगर बच्चे को जोड़ पढ़ाया, जोड़ की अवधारणा पढ़ा दी है, तो आपने उससे यह एक्सपेक्ट किया होगा कि इसके बाद बच्चा जोड़ के सारे सवाल कर लेगा। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि एडिशन के बाद लर्निंग आउटकम यही है कि बच्चों को अगर रुपए दिए जाएं तो वह उसको जोड़ लें, घटा लें, या सब्जी बाज़ार से सब्जी खरीदते वक्त अगर दुकानदार को पैसे देते हैं तो उससे जोड़ के पैसे वापस लें या दें। ठीक है, आगे देखिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉग्निटिव एडवांटेज ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज अर्ली इन लाइफ। बताएंगे कि जो कॉग्निटिव एडवांटेज हैं सेकंड लैंग्वेज अर्ली इन लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में दूसरा जो लैंग्वेज है उसको अगर हम पहले ही पढ़ लें, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लें, तो उसके संज्ञानात्मक जो लाभ हैं वो क्या हैं। यानी कि सेकंड लैंग्वेज पहले स्टार्ट कर दें, काफ़ी लंबा समय ना लें, अगर पहले ही स्टार्ट कर दें तो उसके संज्ञानात्मक लाभ आपको बताने हैं। लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज स्टिमुलेट्स द ब्रेन्स लैंग्वेज सेंटर एंड इन्हेंस कंसंट्रेशन एंड मेमोरी स्किल। देखिए, सेकंड लैंग्वेज जो पढ़ना है या सीखना है वो हमारे क्या करता है, ब्रेन को, हमारे ब्रेन के लैंग्वेज को इन्हेंस करता है। ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमारी मेमोरी स्किल बढ़ाती है। बाइलिंगुअल इंडिविजुअल ऑफन डेवलप्स स्ट्रॉन्गर मेंटल कंट्रोल एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। और जो द्विभाषिकता है वह किसी भी व्यक्ति को मेंटली स्ट्रांग बनाता है, उसका जो कंट्रोल है उस पर नियंत्रण रखना सिखाता है, उसको संज्ञानात्मक रूप से फ्लेक्सिबल बनाता है, जो कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, रिसर्च शो दैट these learners frequently perform better in school and possess improved planning and multitasking skill, which can even safeguard them from cognitive decline later in life। कह रहा है कि रिसर्च यह बताती है कि ऐसे लर्नर, ऐसे अधिगमकर्ता जो जल्दी ही दोनों लैंग्वेज सीख जाते हैं, वह अपने स्कूल में अच्छा करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, वह इम्प्रूव करते हैं, वो मल्टीटास्किंग स्किल कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं, उनमें ऐसा कौशल विकसित हो जाता है जो आने वाले समय में उनके जो भी संज्ञानात्मक समस्याएं हैं उनसे जूझने में उनको मदद देता है। आगे देखिए क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडियन क्लासरूम। बताइए, जब एक भारतीय कक्षा में सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं और आप भारतीय स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और बीइंग अ टीचर कौन कौन से चैलेंजेज आप फेस करते हैं जब आप एक मल्टीलिंगुअल क्लास में पढ़ा रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। देखिए, इंडियन क्लासरूम फेसेस सेवरल बैरियर्स इंक्लूडिंग लो लिटरेसी लेवल एंड अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड लैंग्वेज टीचर्स। कह रहा है जो भारतीय कक्षाएं हैं उसमें कई सारी बाधाएं आती हैं, जिसमें सबसे जो बड़ी बाधा ये है कि जो यहाँ पे लो लिटरेसी लेवल है, यानी कि बहुत कम साक्षरता है। दूसरी तो ये है कि जो शिक्षक हैं लैंग्वेज के वो कम क्वालिफाइड हैं, यानी कि जो लैंग्वेज टीचर हैं वो उनकी कमी है,
क्वालिफाइड लैंग्वेज टीचर की कमी है, बहुत उतनी मात्रा में क्वालिफाइड लैंग्वेज टीचर नहीं है जितने होने चाहिए। डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं और भारत विविधताओं का देश है, तो जितनी भाषाओं को जानने वाले शिक्षक होने चाहिए वो नहीं है, उनकी कमी है। Many schools provide insufficient time for focused language instruction and use low quality resources that do not meet learner need। कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो प्रोवाइड करते हैं इनसफिशियंट टाइम, बहुत कम समय देते हैं और लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शन एंड यूज लो क्वालिटी रिसोर्सेज, और साथ ही साथ वो बहुत ही निम्न तरीके का प्रकार के रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं, संसाधनों का प्रयोग करते हैं। डू नॉट मीट लर्नर नीड्स, और वो नहीं समझते हैं कि अधिगमकर्ता की जो ज़रूरतें हैं वो क्या हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्कूल है वह एक तो कम समय देता है लैंग्वेज के लिए, और दूसरी ये है कि हमें संसाधन कम देता है, पुअर देता है, और तीसरी चीज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है, कि वाकई में आवश्यकता क्या है जो लर्नर है उनकी। Furthermore, teaching is often content completion focused rather than competency based, and assessment tend to be memory based rather than testing for functional use। तो आगे आप ये कह सकते हैं कि जो टीचिंग है वो कॉम्पिटिशन फोकस्ड है रैदर देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कि फ्रीक्वेंसी हो ना हो डजेंट मैटर, असेसमेंट क्या है नहीं है, वो असेसमेंट मेमोरी स्मृति के आधार पे हो रही है, टेस्टिंग के आधार पे हो रही है। तो ये सारे बैरियर हैं। लास्टली, a lack of exposure to spoken English and intense peer pressure can take the joy out of learning। और अंत में आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चों पे एक प्रेशर पड़ता है इंग्लिश में बात करने का, तो वह उन पे प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है, और यह बच्चों से उनके जॉय को अलग कर देता है, यानी कि अधिगमकर्ता को जॉयफुल नहीं रहने देता है। तो ये भी एक रीज़न है। और हम जब कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं और हम पे प्रेशर होता है कि बच्चों को इंग्लिश सिखाएं, और बच्चा इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है, तो क्या करता है, वो उसमें आनंद नहीं लेगा, उसमें रुचि नहीं लेगा। तो ये सारे चैलेंजेज हैं हमारे ऊपर जब हम बहुभाषीय कक्षा में पढ़ा रहे हैं या सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ कैरिकुलर गोल, यानी कि जो पाठचर्या लक्ष्य है और जो दक्षताएं हैं वो एक साथ कैसे काम करते हैं शिक्षा में। देखिए, कैरिकुलर गोल आर ब्रॉड लॉन्ग टर्म एंड ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन। कह रहा है कि जो हमारी कैरिकुलर गोल है यानी कि शिक्षा में पाठचर्या का लक्ष्य है और जो दक्षताएं हैं ये एक दूसरे की तो पूरक हैं, साथ ही साथ जो कैरिकुलर गोल है वो क्या है, एक व्यापक और दीर्घकालिक उद्देश्य है जो बताते हैं कि शिक्षार्थी को क्या करना है, अंततः क्या बनना है या समग्र रूप से क्या हासिल करना है। जैसे आप कह सकते हैं कि बेहतर तार्किक सोच या रचनात्मकता का विकास, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कैरिकुलर गोल है वो विद्यार्थी के दीर्घकालिक विकास का जो भी आउटकम है वो बताता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी दक्षताएं हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, वो क्या हैं, तो ये एक व्यवहारिक कौशल है। दक्षताएं वे विशिष्ट व्यवहारिक और मापने योग्य उपलब्धियां हैं जो कार्य करती हैं। ये छात्र को कक्षा में सीधे तौर से ज्ञान प्राप्त करने के योग्य कौशल, ज्ञान, व्यवहार और ये तीनों ही प्राप्त करने के क्या हैं, दृष्टिकोण हैं। और ये एक साथ कैसे काम करते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है, वाइल गोल्स सेट द डायरेक्शन फॉर द कैरिकुलम एंड टीचिंग अप्रोच, कॉम्पिटेंसीज हेल्प फैसिलिटेटर इवोल्यूट व्हाट they has actually been learned. Together they create a clear roadmap for effective holistic and response teaching in the classroom। देखिए, ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं और दक्षताएं उन लक्ष्य तक पहुंचने में सीढ़ियां बनाने का, रोड मैप बनाने का काम करती हैं। उदाहरण के रूप में यदि लक्ष्य प्रभावी संचारक बनाना है तो दक्षताएं होंगी स्पष्ट रूप से लिखना, प्रभावी ढंग से बोलना या विवरण सुनाना। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बच्चे का समग्र विकास करने का काम करते हैं जब आप कैरिकुलर गोल और दक्षताएं दोनों को एक साथ रख के एजुकेशन में काम करते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो गोल है, पाठचर्या है, वो क्या है। पाठचर्या क्या है, लक्ष्य है जो व्यापक और दीर्घकालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जबकि जो दक्षताएं हैं वो हमारे लक्ष्यों की पूर्ति करने की एक क्या है, सीढ़ी है, साधन है।
तो चैप्टर नंबर 2 तक 2 का क्वेश्चन और आंसर यहीं ख़त्म हुआ। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, डिस्क्राइब इट्स स्टेजेस। यानी कि जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसके बारे में बताना है कि कौन कौन से स्टेजेस हैं और सेकंड लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, यानी कि द्वितीय भाषा अधिगम क्या होता है। तो समझेंगे इसको। आंसर है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग refers to the process of acquiring a language other than one's mother tongue। जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है यानी कि द्वितीय भाषा अधिगम है, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जब आप अपने मातृभाषा यानी कि पहले लैंग्वेज भाषा अर्जन के अलावा दूसरी भाषा सीखते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चा अगर अपने भाषा अर्जन के अलावा यानी कि प्रथम भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या परिवेशीय भाषा अर्जन के अलावा अगर कोई दूसरी भाषा सीख रहा है यानी कि उसका अधिगम कर रहा है तो उसको आप द्वितीय भाषा अधिगम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ हिंदी स्पीकिंग लर्नर स्टडीज इंग्लिश बिकम द सेकेंड लैंग्वेज। तो उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जब एक हिंदी भाषीय विद्यार्थी इंग्लिश सीखता है यानी कि इंग्लिश का अधिगम करता है तो इंग्लिश उसके लिए क्या हो जाती है, द्वितीय भाषा हो जाती है। इंग्लिश बिकम द सेकंड लैंग्वेज, जो इंग्लिश बनती है उसकी सेकंड लैंग्वेज यानी कि द्वितीय भाषा बन जाती है। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्किल इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और इसमें भाषा के चारों ही कौशलों का विकास समाहित होता है, जो कि लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, चारों जो भी भाषाई कौशल हैं ये चारों ही समाहित होते हैं। देख लीजिए कि जब कोई विद्यार्थी अपनी भाषा अर्जन के अलावा कोई द्वितीय भाषा सीख रहा है तो उस भाषा को उसके लिए द्वितीय भाषा कहते हैं और उस भाषा में भाषा के चारों ही कौशल शामिल होते हैं, चाहे सुनना हो गया, पढ़ना हो गया, बोलना हो गया या लिखना हो गया। अब देखेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि जो द्वितीय भाषा है अधिगम, उसके क्या क्या विकास के स्टेज हैं, चरण हैं। पहला है साइलेंट पीरियड यानी कि मौन अवस्था। समझेंगे इसको। इन दिस स्टेज लर्नर्स मेनली लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे स्पीक वेरी लिटिल और नॉट एट ऑल। कह रहा है कि जो साइलेंट पीरियड है यानी कि जो मौन अवस्था है, इसमें क्या होता है कि जो अधिगम करता है वो कोशिश करता है कि वो चीज़ों को सुने और समझे, यानी कि भाषा को सिर्फ सुने और समझे। दे स्पीक वेरी लिटिल और नॉट एट ऑल, वो या तो बिल्कुल ही चुप रहता है या तो बहुत ही कम बोलता है। या आप ये कह सकते हैं कि मौन अवस्था में बच्चा सुनने का प्रयास करता है, सुन के सीखने का प्रयास करता है। विद्यार्थी या तो बहुत कम बोलता है या तो बिल्कुल चुप रहता है। नेक्स्ट है अर्ली प्रोडक्शन यानी कि पूर्व उत्पादन। ठीक है। लर्नर बिगन्स टू यूज शॉर्ट वर्ड्स, द सिंपल फ्रेजेस लाइक यस और नो। कह रहा है कि जो ये पूर्व उत्पादन की अवस्था होती है इसमें अधिगम करता बहुत छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करता है, बहुत साधारण शब्द बोलना शुरू करता है, जैसे कि हाँ, ना, बस। ठीक है। तो ये अर्ली प्रोडक्शन है, यह पूर्व उत्पादन की आवश्यकता है अवस्था है जहाँ बच्चा जो विद्यार्थी है आपका छोटे छोटे वर्ड्स और फ्रेजेस बोलना प्रारंभ करता है, जैसे कि हाँ, ना, आऊँ, जाऊँ, बस। ठीक है। स्पीच इमरजेंस, देखिए ये होता है आपका जो भाषा उद्वरण है, इसमें क्या होता है कि लर्नर स्टार्ट फॉर्मिंग सिंपल सेंटेंसेस एंड कैन कम्युनिकेट थ्रू द मेक एरर्स। कह रहा जो अधिगम करता है वो छोटे छोटे सेंटेंस यानी कि छोटे सिंपल वाक्य बनाना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, हालांकि उससे गलतियां भी होती हैं। तो ये होता है आपका इमरजेंस स्पीच इमरजेंस यानी कि वाक्य भाषण उद्वरण है। ठीक है, भाषा का उद्वरण है जहाँ अधिगम करता क्या करता है, छोटे छोटे वाक्यों को, आसान वाक्यों को, सिंपल वाक्यों को बनाना प्रारंभ करता है, उसका प्रयोग अपने संप्रेषण में करना शुरू करता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी उससे होती हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है इंटरमीडिएट फ्लुएंसी यानी कि मध्य प्रवाह की अवस्था। ठीक है। देखते हैं मध्य प्रवाह की अवस्था में क्या होता है। लर्नर कैन एक्सप्रेस आइडियाज़ मोर क्लियरली एंड यूजिंग लॉन्गर सेंटेंसेस विद द फ्यूअर मिस्टेक्स। कह रहा है कि जो अधिगम करता है वो अपने आइडियाज़ को, अपने जो भी थॉट्स हैं उसको अब स्पष्टता के साथ क्या करता है, बड़े वाक्यों में एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त कर सकता है। अब अधिगमकर्ता क्या करता है कि बड़े बड़े वाक्यों में अपने शब्दों को, अपने विचारों को व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है विथ फ्यूअर मिस्टेक, और उसके द्वारा जो गलतियां हैं वो भी अब कम हो चुकी हैं। इंटरमीडिएट फ्लुएंसी में यही होता है कि अब लर्नर, अब अधिगमकर्ता जो विद्यार्थी है आपका बड़े बड़े वाक्य बना सकता है। ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर सकता है
और अपने जो भी आइडियाज़ हैं आप तक पहुंचा सकता है, संचार करता है, और अब उससे गलतियां भी कम होती हैं। नेक्स्ट है एडवांस फ्लुएंसी, यानी कि जो एडवांस फ्लुएंसी की स्टेज है वो क्या है देखते हैं। लर्नर अचीव नियर नेटिव प्रोफिशिएंसी एंड कैन यूज द लैंग्वेज इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। अब देखिए जो लर्नर है, अधिगम करता है, वह अब प्रोफिशिएंट हो गया है, यानी कि अब दक्ष हो गया है। वह प्रवाह के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करता है किसी भी सिचुएशन में। अलग अलग सिचुएशन में वो समझता है कि कहाँ कैसे शब्द और कैसे वाक्य यूज किए जाने चाहिए, और वो कहीं भी प्रवाह के साथ या दक्षता के साथ अपनी भाषा को क्या करता है, बोल सकता है। 10 सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज अ ग्रेजुअल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो द्वितीय भाषा अधिग्रहण है या अधिगम है, वह एक क्रमिक और धीरे धीरे होने वाली विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है और उसके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो क्या क्या हैं। चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं ये। व्हाट आर द 4 मेन कंपोनेंट ऑफ द 4 ब्लॉक अप्रोच टू द लैंग्वेज लर्निंग। कह रहा है कि जो 4 ब्लॉक मॉडल हैं लैंग्वेज लर्निंग में, उनके मुख्य घटक क्या क्या हैं आपको बताने हैं। तो ये हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र का जब मैं क्लास आप लोगों के लिए ले रही थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, और फिर से मैं यहाँ पे भी सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। मैंने आपको पहले ही बोला कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। और अगर आपने एक लैंग्वेज में कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, तो आप उसको दूसरे लैंग्वेज में भी आसानी से लिख पाओगे। अगर आपके पास वर्ड्स हैं, वोकेबुलरी हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। द फोर ब्लॉक अप्रोच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 पिलर। देखिए 4 पिलर्स पे ये जो 4 ब्लॉक मॉडल है वो खड़ा हुआ है। पहला ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जो मौखिक भाषा विकास है। फोकसेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। जो ओरल लैंग्वेज डेवलप्ड है, इसका जो मुख्य फोकस है, मुख्य बिंदु है, वो क्या है, सुनना और बोलना। तो आप कभी भी ओरल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है आपका। आप सोचिए, जब आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो बोलना कैसे सीखता है, आपको सुन के सीखता है। जैसा आप बोलते हैं विद्यार्थी सेम वैसा ही बोलने का प्रयास करता है, वैसी चीज़ें सुनता है। तो वो जब सुन के सीखता है तभी वो बोलता है। तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट हमेशा बोल के और सुन के सीखा जाता है। नेक्स्ट है वर्ड रिकॉग्नाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स डिकोडिंग एंड आइडेंटिफाइंग द साइड वर्ड्स। अब देखिए बच्चा जब शब्द पहचान करना शुरू करेगा तो वर्ड्स को डिकोड करेगा और फिर उसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है रीडिंग, इंगेजिंग विद द टेक्स्ट फॉर मीनिंग थ्रू शेयर और इंडिपेंडेंट रीडिंग। अब देखिए रीडिंग, जब बच्चा पढ़ने में संलग्न रहेगा वो टेक्स्ट की मीनिंग समझेगा, और आप इसके लिए क्या क्या करेंगे, बच्चों के साथ खुद पढ़ेंगे या बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे पढ़ाई में। तो इस तरीके से जब बच्चा पढ़ता है तो भी क्या कर सकता है, ओरल स्किल उसकी डेवलप होती है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका होता है। और नेक्स्ट है राइटिंग, एक्सप्रेसिंग थॉट एंड आइडियाज़ इन रिटन फॉर्म। अब यहाँ पे बच्चा क्या कर सकता है, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, जो भी उसकी विचार हैं उसको क्या कर सकता है, लिख के व्यक्त कर सकता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं जो 4 ब्लॉक मॉडल अप्रोच हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये सारे बच्चे कैसे विकसित कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, रीडिंग, ये सारे कैसे कर सकते हैं, आप बच्चों को क्लास में अपने साथ पढ़ा के या इंगेज रख के आप करा सकते हैं। आपको मैंने बता ही दिया कि जब भी ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात होगी तो आपका जो मुख्य फोकस होगा वो लिसनिंग और स्पीकिंग पे होगा। उसके अलावा वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है, रीडिंग है और राइटिंग है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 4 ब्लॉक मॉडल है इसके अंतर्गत वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कुछ छूट रहा है, लिसनिंग, सॉरी, फोकसेस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। उसके अलावा वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, याद रखिएगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा कि स्पीकिंग एंड रीडिंग यानी कि सुनना और पढ़ना, उसके अलावा सुनना और बोलना, उसके अलावा वर्ड रिकॉग्नाइजेशन यानी कि शब्द पहचान, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना और शब्द पहचान। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, डिफाइन द साइलेंट पीरियड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो लैंग्वेज लर्निंग के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और उसमें एक साइलेंट पीरियड होता है जब बच्चा क्या होता है, मौन होता है। तो उसी को समझना है अच्छी तरीके से। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है।
The silent period in a phase where a learner is introduced to a new language and spend time listening and internalizing it before begin to speak. कह रहा है कि जो साइलेंट पीरियड है, जो मौन अवस्था है, वो एक ऐसा फेज है, एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे जो लर्नर है यानी कि अधिगम करता है, वह एक नए लैंग्वेज को जानने का प्रयास करता है। वह अपने समय को खर्च करता है उस लैंग्वेज, उस भाषा को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, जब वह बोलना प्रारंभ करें। यानी कि यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ दूसरी भाषा को सीखने के लिए विद्यार्थी मौन रहता है और सुनता है, उस भाषा को समझने का प्रयास करता है इससे पहले कि वह उस भाषा को बोलना सीखे। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द चाइल्ड इज एक्टिवली प्रोसेसिंग द लैंग्वेज। इस समय जो बच्चा है वह बहुत एक्टिव होकर लैंग्वेज को सुनने का प्रयास करता है, इसकी प्रक्रियाओं को समझता है। टीचर्स शुड प्रोवाइड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट एंड नॉट फोर्स द चाइल्ड टू स्पीक प्रीमैच्योरली। जो शिक्षक हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को एक सहायक इन्वायरमेंट यानी कि सहायक इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहिए। बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करना चाहिए जहां बच्चे खुद को सहज और सुरक्षित महसूस करें, झिझके ना बोलने से। एंड नॉट टू फोर्स द चाइल्ड स्पीक प्रीमैच्योरली। और बिना समझे और बिना जाने चीज़ों को बोलने के लिए बच्चों को कभी भी दबाव ना दें। जब बच्चा बिल्कुल सहज महसूस करे कि उसने सीख लिया है और अब वह बोल सकता है, तभी बच्चे से कहें कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करे, अपने आइडियाज़ शेयर करें, अपने विचारों को दें। ठीक है। तो ये साइलेंट पीरियड होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि साइलेंट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब बच्चा दूसरी लैंग्वेज बोलने से पहले उस लैंग्वेज को चुप रह के सुनता है, समझता है, सीखने का प्रयास करता है, और जब बच्चा वो सीख जाता है तो वह बोलने का कार्य करता है। और बीइंग अ टीचर आपका ये दायित्व है कि आपको अपनी कक्षा में बच्चे को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए कि बच्चा खुद को सहज महसूस करे और कभी भी बच्चे को प्रेशर ना दें कि बिना समझे और बिना सीखे कोई भी लैंग्वेज बोले। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। नेम एनी 2 इंक्लूसिव क्लासरूम एक्टिविटीज़ फॉर डेवलपिंग ओरल लैंग्वेज इन लैंग्वेज 2। कह रहा है कि जब आप इंक्लूसिव क्लासरूम में होते हैं यानी कि एक समावेशी कक्षा में, एकीकृत कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ओरल लैंग्वेज को डेवलप्ड करने का या L2 को डेवलप्ड करने के लिए 2 एक्टिविटीज़ बताइए। तो बताएंगे कि जब आप अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, एक इंक्लूसिव क्लास है और वहाँ पे लैंग्वेज 2 के लिए आप जो मौखिक भाषा विकास के लिए गतिविधि कराना चाहते हैं, तो कौन कौन सी गतिविधियाँ कराएंगे। चलिए देख लेते हैं आंसर। पिक्चर टॉक यूजिंग वाइब्रेंट कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक पिक्चर टू ट्रिगर कन्वर्जेशन एंड आस्क सिंपल क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पिक्चर टॉक, जब आप पिक्चर दिखा के बच्चों से बात करते हैं, यूजिंग वाइब्रेंट कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पिक्चर टू द ट्रिगर कन्वर्जेशन एंड आस्क सिंपल क्वेश्चन। आप क्या करेंगे कि बच्चों को पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, और कोई कॉन्टेक्स्ट किसी संदर्भ में बात करेंगे, किसी स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट पिक्चर्स को दिखाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। आपने मान लीजिए अपनी कक्षाओं में बच्चे को कोई पोस्टर दिखा दिया कि ये मेला है, ठीक है, मेले का पोस्टर दिखा दिया और उसके बारे में आपने सारी बातें बच्चों को बताई, और आफ्टर दैट आप बच्चों से उससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते कि अच्छा बताओ तुमने मेले में क्या क्या देखा, ठीक है, मेले में क्या क्या बिक रहा था, ठीक है, कौन कौन मेले में गया था, ठीक, और कितने बजे मेले में गए थे, मेले कितने बजे से कितने बजे तक लगता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप एराइज करोगे आफ्टर आप डिलीवर कर देते हो स्पीच, तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आप एराइज करते हो और बच्चा उसका जवाब दे पाता है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों के मोरल भाषा का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि जिसको आप TPR कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग द लैंग्वेज विथ फिजिकल मूवमेंट इजी साइमन सेज और एक्टिंग आउट इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि जब आप टोटल फिजिकल रिस्पांस यानी कि समग्र अपने जो फिजिकल रिस्पांस का प्रयोग करते हैं कक्षाओं में पढ़ाते हुए, तो वहाँ पे भी बच्चा क्या करता है, एक्टिव होता है ओरली। आप अगर बच्चे से कहते हैं कि जंप, और जंप करके दिखाते हैं, फिजिकल रिस्पांस देते हैं, तो बच्चा भी वो काम करता है। इस तरीके से क्या हो गया कि बच्चा क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और उसके जो भी विचार हैं वो व्यक्त करने का प्रयास करता है। चलिए देख लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं फिलहाल। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा और इसमें भी आपको लगभग 100+ ही क्वेश्चन मिलेंगे। और आप खुद सोचिए कि सिर्फ 20 मार्क्स आपको चाहिए इस पेपर में, और उस 25 मार्क्स के लिए आपने 100+ MCQ पढ़े हैं 5 नंबर के लिए, और आप
20 नंबर के लिए, बाकी के जो भी 20 नंबर बचते हैं उसके लिए आप 100 प्लस शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कितना बड़ा सिलेबस एनआईओएस ने आप लोगों को प्रोवाइड किया है 6 महीने के लिए, तो आप बिल्कुल इसको हल्के में ना लें। आप डेली पढ़ा करें, कम से कम एक टॉपिक पढ़ें या एक क्लास देखें, लेकिन डेली देखा करें। अदरवाइज़ ये बहुत बोझ बन जाएगा जब आपके एग्ज़ाम आपके सर पे आएंगे। तो असाइनमेंट भी लिखना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको बैठ जाना है, और ये भी नहीं है कि आपको ड्यूटी नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको 6 to 7 आवर्स देने ही देने हैं डेली अपने विद्यालयों में। आफ्टर दैट आपके घर के भी अनेक सारे काम हैं, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। और अगर आप सोच रहे होंगे कि आप छुट्टियों में कर लेंगे, जो गर्मी की छुट्टियां आती हैं, तो बिल्कुल ये बात भूल जाइए। गर्मियों की छुट्टियां नहीं मिलने वाली हैं, आपका जो है ड्यूटी लगने वाला है। और आप एकदम तैयार रहिए जनगणना की ड्यूटी करने के लिए। बिल्कुल आदेश आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसे चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। जनगणना के लिए मकान सूचीकरण का कार्य जो है वो 21 मई से स्टार्ट होने वाला है। जल्दी आप लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मैंने बहुत इसको अच्छी तरीके से पढ़ा था, ये जो सर्कुलर आया था। तो आप ये ना सोचिए कि 1 महीने का समय होता है और आप उसमें पढ़ाई शुरू करेंगे। देखिए, पढ़ाई शुरू करने का कोई समय नहीं होता है। अगर आपने आज ये क्लास देखी तो आप आज से ही शुरू करें, पिछले सारे क्लासेस देखें, और कम से कम छुट्टियों वाले दिन तो आप 2 से 3 क्लास ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो ये आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा, और जब बर्डन लेके आप काम करेंगे तो कभी भी वो सही नहीं होता है। तो डेली पढ़ा कीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ा कीजिए, और बाद में बिल्कुल 10 दिन का समय लेके अच्छे से रिवाइज करिए। आप सोचिए कि ये 2 साल का डीएलएड का कोर्स है और आपको सिर्फ 6 माह का समय मिला है। मुझे नहीं पता कि 31 मार्च के बाद जब वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएंगे, या जो रजिस्ट्रेशन का डेट है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कब एनआईओएस जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो जारी कर दे। फिर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आप बिल्कुल ना शिकायत कर सकते हैं। तो आपका यही काम है कि आप लगातार अपने क्लासेस जारी रखें। और आपने देखा होगा तो एनआईओएस ने अपनी साइट पे इंग्लिश भाषा शिक्षण का और मैथ्स का जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, वो बिल्कुल भी डीएलएड का जो बुक होता है वो सेम टू सेम वही बुक उठा के इन्होंने डाल दी है। कुछ भी कंसाइज करके नहीं डाला है कि आपको थोड़े टाइम के लिए पढ़ना है या थोड़े दिन के लिए पढ़ना है तो कुछ कंसाइज कर दें। ये पूरी की पूरी एक मोटी किताब है और उठा के डाल दी इन लोगों ने हर सब्जेक्ट के लिए। आप सोचिए 25 नंबर के लिए 274 पेजेस दिए गए हैं, जो कि अगर आप उसको प्रिंट आउट कराते हैं तो एक पूरी मोटी बुक बन के आती है। तो जो हमारा पहला पेपर और दूसरा पेपर है 75 मार्क्स के लिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके लिए जब स्टडी मटेरियल आएगा तो वो कितना आएगा। और मैंने इसी चैनल पे बहुत अच्छे, बहुत टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ाया समझाया है आप लोगों को। अगर आप सिर्फ वो क्लासेस देख लेते हैं, आपको फर्स्ट पेपर में लगभग 10 से 11 क्लास 10 से 11 क्लास मिलेंगी देखने को, और सेकंड पेपर में भी आपको लगभग 10 क्लासेस मिलेंगी देखने को। तो अगर बस आप वो सारी कक्षाएं कर लेते हैं, सारे क्लासेस कर लेते हैं, जो कि लॉन्ग फॉर्म के क्वेश्चन के रूप में मैंने कराया है, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके अलावा अगर ये सारे पेपर कराने के बाद टाइम बचेगा तो मैं वेरी शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगी, और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन लगभग एक दिन में 30-40 कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। हर चैप्टर से 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने वो भी पीडीएफ आप लोगों के लिए बना के रखा है कि अगर समय मिलेगा तो उसको भी मैं करा दूँगी। फ़िलहाल अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन लैंग्वेज 2 एंड डिस्क्राइब इट्स डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो बताइए, ओरल लैंग्वेज इज अ बेड रॉक ऑफ लिटरेसी। देखिए, जो मौखिक भाषा है वो साक्षरता का बेड रॉक है, यानी कि बैकबोन आप कह सकते हैं। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग बिकम्स मैकेनिकल टॉक विदाउट मीनिंग। कह रहा है कि अगर आपने बुनियादी जो बुनियाद मजबूत नहीं किया है सुनने और बोलने का, तो लिखना और पढ़ना एकदम बिल्कुल यांत्रिक रूप से बेबुनियाद हो जाते हैं, यानी कि बिना मीनिंग के हो जाते हैं, बिना अर्थ के हो जाते हैं। ओके, तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। इट बिल्ड्स वोकेबुलरी, इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस एंड अलाउज स्टूडेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन द होम लैंग्वेज L1 एंड स्कूल लैंग्वेज L2। इसका महत्व क्या है, बोलने और सुनने का क्या महत्व है? तो ये हमारी वोकेबुलरी यानी कि हमारे जो शब्दकोश है उनको बढ़ाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है।
इट अलाउज स्टूडेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन देयर होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। और यह शिक्षार्थियों के जो घर का लैंग्वेज है यानी कि जो मातृभाषा है उसके और उनके जो दूसरी लैंग्वेज है द्वितीय भाषा है उसके बीच का जो ब्रिज है वो तैयार करती है, उसके गैप को भरती है। उस गैप को भरने के लिए एक ब्रिज, एक सेतु का कार्य करती है। ठीक है, जैसे आपके लिए ब्रिज कोर्स जो है वो बैरियर बना हुआ है कि आपने प्रशिक्षण लिया है माध्यम को पढ़ाने के लिए, माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए, जूनियर स्कूलों में पढ़ाने के लिए, तो उस गैप को पूरा करने के लिए एक ब्रिज बना दिया गया ब्रिज कोर्स के माध्यम से कि आप 6 माह का प्रशिक्षण करिए और आप प्राइमरी में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करके आप एलिजिबल हो जाइए प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए। उसी तरह जो लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज गैप है, लैंग्वेज के बीच में जो भी गैप है उसको भरने का काम क्या करता है, ये हमारी ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट करती है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो देखिए ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इससे जस्ट पहले। प्री प्रोडक्शन, जहाँ बच्चा क्या होता है, शांत रहता है, वो बोलता नहीं है और सुनता है। अर्ली प्रोडक्शन, जहाँ वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करता है जैसे हाँ या ना। स्पीच इमरजेंस, जहाँ उसका भाषा का उद्वरण होता है। ये क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करता है, कम्युनिकेट करना शुरू करता है और गलतियाँ करता है। और इंटरमीडिएट फ्लुएंसी, यहाँ पे क्या होता है कि जो लर्नर यूजेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये अब जटिल सेंटेंसेस का प्रयोग करने लगता है, अपने भाषाओं को व्यक्त करता है, स्टोरीज शेयर करता है, हाँ गलतियाँ भी कम करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एज ए टीचर इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम व्हाट चैलेंजेस माइट यू फेस इन लैंग्वेज 2 ओरल डेवलपमेंट एंड हाउ यू वुड रिजॉल्व देम। कह रहा है कि आप अगर एक शिक्षक हैं एक ऐसी बहुभाषीय कक्षा में जहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लैंग्वेज 2 को पढ़ाने के लिए या लैंग्वेज 2 के मौखिक भाषा विकास के लिए, तो आप उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे बताइए। अगर आपकी कक्षाओं में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुभाषी हैं और आप उन कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, तो जब आप उनका मौखिक विकास करेंगे तो कौन कौन सी चैलेंजेज आएंगे, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करेंगे और उन चुनौतियों का समाधान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। वेरी सिंपल, चलिए बताते हैं। चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे। लैंग्वेज बैरियर यानी कि भाषा बाधक, तो भाषा बाधक तो नहीं है लेकिन ये भाषा बाधक यहाँ पे आप चैलेंज हो सकता है। स्टूडेंट में फील इंटिमिडेटेड बाय एन अनफेमिलियर लैंग्वेज। देखिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो हो सकता है कि दूसरे जो अनफेमिलियर जिस भाषा से वह परिचित नहीं है उससे परेशान हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, यानी कि आपके पास जो रिसोर्स हैं संसाधन उनकी कमी हो। तो लैक ऑफ इंटरेस्टिंग एल्टो रीडिंग ऑडियो विजुअल मटेरियल इन रूरल सेटिंग। देखिए आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप द्वितीय भाषा पढ़ाएं तो आप ऑडियो विजुअल मटेरियल का प्रयोग करें। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में, और ये ग्रामीण परिवेश में ऑडियो विजुअल जो मटेरियल है इनका प्रयोग करना भी एक चुनौती है क्योंकि हमेशा वहाँ लाइट वगैरह होती नहीं है। बाकी देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो भी होती हैं। स्टूडेंट लर्न्स एट डिफरेंट स्पेसेस एंड हैव डिफरेंट एक्सपोजर लेवल टू L2। जो अलग अलग शिक्षार्थी हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग है, उनके जो एक्सपोजर हैं वो लैंग्वेज 2 के लिए अलग अलग हैं, अलग अलग स्तर के बालक हैं, विद्यार्थी हैं। इस तरीके से आप ये चैलेंज फेस करते हैं कि सारे बच्चे एक ही तरह के नहीं होते हैं, उनकी जो अधिगम करने की क्षमता है एक तरह की नहीं होती है, तो ये भी आपके लिए एक चुनौती है। अब चलिए देखते हैं सोल्यूशन, यानी कि समाधान क्या है और क्या क्या स्ट्रेटेजी या रणनीतियाँ आप बनाएंगे। यूजिंग L1 एज अ स्कैफोल्ड, तो सबसे पहले तो आप L1 यानी कि जो भाषा बच्चा जानता है, जो मातृभाषा है, उसको स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग करेंगे, यानी कि टेम्पोररी हेल्प के रूप में प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि कभी भी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए दूसरी लैंग्वेज हमेशा हेल्पफुल होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ाना है, इंग्लिश सिखाना है तो आप इंग्लिश में ही सिखाओगे। जो बच्चा जानता ही नहीं है, जिस लैंग्वेज से फेमिलियर ही नहीं है, वो कैसे सीख सकता है। उसके लिए आपको उस लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी जिससे वो अवेयर है, जिससे फेमिलियर है और जिसको अच्छी तरीके से जानता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि लैंग्वेज 1 को आप स्कैफोल्ड के रूप में, यानी कि अस्थायी हेल्प के रूप में प्रयोग करेंगे, और जब बच्चा सीख जाएगा तो वो स्कैफोल्ड हटा लेंगे। जैसे यूज द स्टूडेंट्स मदर टंग एज अ ब्रिज टू एक्सप्लेन लैंग्वेज टू कॉन्सेप्ट रेदर देन बिगनिंग इट। कह रहा है कि बैनिंग इट, सॉरी,
कह रहा है कि स्टूडेंट के मदर टंग का प्रयोग करिए आप लैंग्वेज 2 को पढ़ाने के लिए। लैंग्वेज 1 में चीज़ों को एक्सप्लेन करिए और लैंग्वेज 2 के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। आप अपने स्कूल में एक प्रिंट रिच वातावरण बना के रखिए। लेबलिंग क्लासरूम ऑब्जेक्ट इन बोथ लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 एंड डिस्प्लेइंग स्टूडेंट मेड पोस्टर्स। कह रहा है कि आप अपने कक्षाओं में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के ही पोस्टर रखिए और बच्चों को पहले लैंग्वेज 1 सिखाइए क्योंकि बच्चा ऑलरेडी लैंग्वेज 1 से परिचित है और फिर उसी की मदद से आप बच्चे को लैंग्वेज 2 सिखाइए। ठीक है, इस तरीके से बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज 2 को लैंग्वेज 1 की मदद से सीख लेता है। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग एंड राइम्स यूजिंग रेपिटेटिव पैटर्न एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इन द स्टोरीज टू मेक L2 इनपुट कॉम्प्रिहेंसिबल एंड इंगेजिंग। देखिए, जब आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, बच्चों को कहानी सुनाएंगे या राइम्स या कविताएं सुनाएंगे, तो क्या करता है, बच्चों को आकर्षित करता है ये सारी चीज़ें। तो आप जब लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करके बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, कविताएं सुनाएंगे, तो और उसी संदर्भ में आप L2 का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव या इंगेज करेंगे बच्चों को, तो बच्चा क्या करता है, L2 सीखने का प्रयास करता है और आसानी से सीख भी लेता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग और राइम्स बच्चों को आकर्षित करती है और ये रेपिटेटिव टास्क है। आप बार बार कहानी कविताएं बच्चों को सुनाएंगे, L1 से L2 को जोड़ेंगे, तो इस तरीके से L2 की जो समस्या है, L2 सिखाने की जो चुनौतियाँ हैं, इससे हम ओवरकम हो सकते हैं। तो आज के ये इस सेशन के ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक के थे। और एज यू नो ऑल दैट कि इस पूरे पेपर में 11 चैप्टर हैं और बारी बारी करके हम सारे ही चैप्टर्स के जितने भी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।